नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दोनों देशों में जंग के हालात बन गए हैं। हिंदुस्तान की सरकार ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया जाएगा। हिंदुस्तान में सरकार की हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है। सेना को खुली छूट दे दी गई है। ऐसे में पाकिस्तान भी खौफ में है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अता उल्लाह तरार ने तो यहां तक कह दिया कि 24 से 36 घंटे में हिंदुस्तान हमला कर सकता है। तो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने यूएन से मदद की गुहार लगाई है। तो हिंदुस्तान के हमले के डर से सहमा पाकिस्तान, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे। अमेरिकी जनता में बढ़ा असंतोष। 52% अमेरिकन ने ट्रंप को बताया खतरनाक तानाशाह। कनाडा में चुनाव जीतते ही मार्क कार्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को दिखाए तेवर। अमेरिका के अलावा भी विकल्प होने की कही बात। दोनों देशों में टकराव बढ़ना तय। यूक्रेन ने ठुकराया रूस का 3 दिन का युद्ध विराम का प्रस्ताव। पुतिन के ऐलान को अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र को धोखा देने की बताया साजिश। और चलते चलते में देखेंगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई को लेकर नेपाल सरकार के नए कानून को। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गजा में कर दो नोटबंदी, तबाह हो जाएगा हमास। इजरायल को मिली सलाह, पहले से खाने के लिए मोहताज हैं गजा निवासी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी, कहा हज नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त सजा। इस साल 89,000 पाकिस्तानी तीर्थयात्री करेंगे हज। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति ने की बहुपक्षवाद रोकने की अपील, कहा यह वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा। 2025 की G20 बैठक की तैयारी कर रहा है दक्षिण अफ्रीका। चिली में बढ़ रहा चीन का दखल, अब अंतरिक्ष वेधशाला को लेकर बढ़ा तनाव। खुफिया जानकारी जुटाने को लेकर अमेरिका ने जताई चिंता। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों ही सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की और सेना से साफ कह दिया है कि वक्त, जगह, हथियार, आपको हर फैसला करने की खुली छूट है। आतंक के गढ़ पर प्रहार कभी भी हो सकता है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में भी पीएम मोदी के तेवर बेहद सख्त दिखाई दिए। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आधा दर्जन से ज्यादा देशों के विदेश मंत्री और राजदूतों के साथ बातचीत की और हिंदुस्तान का पक्ष रखा। हिंदुस्तान के सख्त होते तेवरों के चलते अब पाकिस्तान में खौफ दिखाई देने लगा है। पाकिस्तान की तरफ से यूएन में अपील की गई है। पहले बात बात पर युद्ध की धमकी देने वाला पाकिस्तान अब यूएन में शांति की बात कर रहा है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने बात की। साथ ही यूएन महासचिव ने हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी संपर्क साधा है। दोनों ही देशों से यूएन महासचिव ने शांति बनाए रखने की अपील की है। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि वो 26 लोगों की जान जाने वालों को सजा जरूर देगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने खुद ही अपनी पोल खोलकर रख दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार पाकिस्तानी संसद में इस बात को खुलकर कबूल करते दिखाई दिए कि हिंदुस्तान में हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली थी। और जब यूएन में हिंदुस्तान पर हमले के लिए टीआरएफ को जिम्मेदार ठहराने का प्रस्ताव आया तो पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव से टीआरएफ का नाम निकलवा दिया। यानी इशाक डार ने साफ कर दिया कि आतंकवादियों को आश्रय देने की पाकिस्तान की नीति में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने खुलकर कबूल किया था कि हमने अमेरिका और यूरोप के कहने पर आतंकी पैदा किए हैं। आतंकवादियों को पैदा करने वाला पाकिस्तान अब हिंदुस्तान को धमकी दे रहा है कि अगर उसने सिंधु नदी का पानी रोका तो इसे युद्ध का ऐलान माना जाएगा। लेकिन पाकिस्तान खुद ही हिंदुस्तान के हमले की संभावना से डरा हुआ है। पाकिस्तान के मंत्री रात को अचानक नींद से उठकर कांपने लगते हैं और रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिंदुस्तान के हमले का ऐलान करने लगते हैं। रात 1:30 बजे पाकिस्तान के सूचना मंत्री अता उल्लाह तरार अचानक मीडिया के सामने आए और दावा किया कि हमारे पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है। हिंदुस्तान अगले 24 से 36 घंटों में सैन्य हमला कर सकता है। और इस हमले के डर से पाकिस्तान के सेना चीफ असीम मुनीर ने अपने परिवार को विदेश रवाना कर दिया और खुद सुरक्षित बंकर में शरण ले ली है। पाकिस्तान की तरफ से अपने मित्र देशों से भी मदद की मांग की जा रही है, लेकिन उसे सबसे बड़ा झटका सऊदी अरब और यूएई की तरफ से मिला है। दोनों ने इस मामले में हिंदुस्तान के रुख का समर्थन किया है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की का पाकिस्तान को लगातार समर्थन मिल रहा है। तुर्की के जनरल स्टाफ में खुफिया प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल यासर कादियोग्लू पाकिस्तान पहुंचे हैं।
उनके नेतृत्व में तुर्की के एक हाई लेवल डेलीगेशन ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान वायुसेना हेडक्वार्टर का दौरा किया। तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को सैन्य मदद भी भेजी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान को भी इस बात का एहसास है कि तुर्की और चीन कितनी भी मदद कर ले, लेकिन वो हिंदुस्तान के सामने टिक नहीं पाएगा और इसीलिए वो दुनिया से हिंदुस्तान को रोकने की अपील कर रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जनता में बढ़ते आक्रोश की। तो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति का दूसरी बार पदभार संभाले 100 दिन पूरे हो चुके हैं। एक तरफ जहां मिशिगन की रैली में ट्रंप अपने 100 दिन पूरे होने का जश्न मनाते दिखाई दिए, वहीं दूसरी तरफ जनता में उनको लेकर असंतोष बढ़ता दिखाई दे रहा है। ताजा सर्वे में जो आंकड़े सामने आए हैं, ट्रंप को लेकर लोगों की जो प्रतिक्रिया रही है, वो ट्रंप के लिए चिंताजनक साबित हो सकती है। पब्लिक ओपिनियन सर्वे करने वाली अमेरिकी कंपनी PRRI ने ट्रंप को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके तहत 52% अमेरिकी नागरिक ट्रंप को खतरनाक तानाशाह मानते हैं। उनका मानना है कि ट्रंप की पावर को सीमित किया जाना चाहिए, वरना वे अमेरिकी लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। 87% डेमोक्रेट्स, 56% इंडिपेंडेंट्स के साथ ही 17% रिपब्लिकन भी ट्रंप को तानाशाह मान रहे हैं। इस सर्वे में शामिल अमेरिकियों ने चिंता जताते हुए कहा कि अगर ट्रंप पर लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले दिनों में वे अमेरिका के लिए खतरनाक साबित होंगे। हालांकि ट्रंप को लेकर लोगों के रुख में ये बदलाव चौंकाने वाले नहीं हैं, क्योंकि इससे पहले भी एक सर्वे सामने आया था जिसमें ट्रंप की लोकप्रियता तेजी से घटने की बात कही गई थी। वहीं जमीनी हकीकत भी अगर देखें तो जिस तरह से बीते कुछ वक्त में अमेरिका की जनता सड़कों पर उतर आई, ट्रंप की महंगाई और टैरिफ से जुड़ी पॉलिसी, अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट की नीति, सरकारी कर्मचारियों की छटनी जैसे फैसलों का विरोध किया, उनके खिलाफ बाकायदा पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। ट्रंप की तुलना हिटलर से की गई। व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शनकारी के हाथ में एक पोस्टर में ट्रंप को अल सल्वाडोर जेल भेजने तक की बात कही गई। ऐसे में PRRI के सर्वे में ट्रंप की पावर कम करने की ये मांग हैरान करने वाली तो बिल्कुल नहीं है। अमेरिकी संसद में भी ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जा चुका है। ऐसे में अब अमेरिका की सियासत में क्या नया होने वाला है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। और अब अगली खबर में बात होगी कनाडा की। तो कनाडा के फेडरल चुनाव में मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। 29 अप्रैल को हुई मतगणना में लिबरल पार्टी को 169 सीटें मिली, जो बहुमत से केवल 3 सीट कम है। कंजर्वेटिव पार्टी को 144 सीटें मिली। इस जीत के साथ ही कार्नी दूसरी बार कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं। इस बार रिकॉर्ड 69% मतदान हुआ, जो 2015 के बाद सबसे ज्यादा है। चुनाव के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक टिप्पणियों ने कनाडा में राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काया। ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कही, जिससे कनाडाई मतदाता भड़क गए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप की इन टिप्पणियों ने कनाडा की राष्ट्रीय अस्मिता और स्वतंत्र विदेश नीति की भावना को मजबूत किया, जिसका फायदा लिबरल पार्टी को मिला। जीत के बाद ओटावा में अपने भाषण में कार्नी ने ट्रंप को कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं राष्ट्रपति ट्रंप से मिलूंगा तो हम 2 संप्रभु देशों के तौर पर भविष्य के आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर बात करेंगे। कनाडा के पास अमेरिका के अलावा भी समृद्धि के कई रास्ते हैं। कार्नी ने चुनाव जीतने के बाद ट्रंप से फोन पर भी बात की। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक ट्रंप ने कार्नी को बधाई दी और दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग जारी रखने की बात कही। ये जीत कार्नी के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ट्रंप के व्यापार और रक्षा नीतियों पर दबाव के बावजूद उन्होंने कनाडा की संप्रभुता और स्वतंत्रता का झंडा बुलंद रखा। और अब अगली खबर में बात रूस यूक्रेन युद्ध की। तो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच युद्ध विराम की हर कोशिश नाकाम साबित होती दिखाई दे रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो युद्ध समाप्त कराने का दावा कर रहे थे, वो भी अब हार मानते दिख रहे हैं। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 3 दिन के अस्थायी युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया, लेकिन यूक्रेन ने रूस के इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है और साफ कह दिया है कि 3 दिन का युद्ध विराम उसे मंजूर नहीं है। कम से कम 1 महीने का युद्ध विराम होना चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख एंडी यर्मक ने कहा कि पुतिन युद्ध विराम का नाटक केवल अमेरिका का सहयोग पाने के लिए कर रहे हैं। इससे पहले रूस हमेशा ही हर चीज को खारिज करता आ रहा है। अगर सीज फायर होना है तो वो तत्काल, पूरी तरह से और बिना किसी शर्त के होना चाहिए, और वो भी कम से कम 30 दिनों के लिए, जिससे इन सब के दौरान ये सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें पुतिन की कोई चाल नहीं है या फिर ये पूरी तरह से सुरक्षित है। यूक्रेन के इस दावे पर फिलहाल क्रेमलिन की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। बता दें कि ईस्टर के मौके पर युद्ध विराम की घोषणा करने वाले रूसी राष्ट्रपति ने एक बार फिर से 3 दिवसीय युद्ध विराम की घोषणा की थी।
हालांकि इस बार उन्होंने इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी थी कि आखिर 8 मई से 10 मई के बीच तक चलने वाले इस अस्थायी युद्ध विराम को कैसे लागू किया जाएगा। हालांकि यूक्रेन ने रूस के इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई को लेकर नेपाल सरकार के नए कानून की। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर अब हर कोई यूं ही चढ़ाई नहीं कर पाएगा। नेपाल सरकार ने एक नया कानून पेश किया है जो पर्वतारोहियों के लिए कड़े नियम लाता है। इस इंटीग्रेटेड टूरिज्म बिल के तहत केवल वही लोग एवरेस्ट पर चढ़ाई कर सकेंगे जिन्होंने पहले 7000 मीटर से ऊंचा कोई पर्वत फतह किया हो। यानी अब एवरेस्ट की चढ़ाई से पहले अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। नए नियमों में कई सख्त प्रावधान हैं। पर्वतारोहियों को 7000 मीटर की चढ़ाई का प्रमाण देना होगा। साथ ही चढ़ाई से 1 महीने पहले किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल संस्थान से फिटनेस सर्टिफिकेट लाना भी अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों को इजाजत नहीं मिलेगी। इसके अलावा $4000 का रिफंडेबल कचरा शुल्क अब नॉन रिफंडेबल होगा। पर्वत पर शवों को निकालने के लिए बीमा योजना भी अनिवार्य होगी, क्योंकि एक बॉडी निकालने में $20,000 से $2 लाख तक खर्च हो सकते हैं। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक 2024 में 400 से ज्यादा पर्वतारोहियों को एवरेस्ट चढ़ने की इजाजत मिली है और ये संख्या 500 तक पहुंच सकती है। इससे नेपाल की इकोनॉमी को तो फायदा हो ही रहा है, लेकिन भीड़ बढ़ने से ट्रैफिक जैम की समस्या भी गंभीर हो गई है। 2023 में 17 और 2024 में 8 पर्वतारोहियों की जान भी गई। इसके साथ ही ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना और एवरेस्ट का कचरा डंप बनना भी चिंता का विषय है। बताते चले कि साल 1953 में सर एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने पहली बार एवरेस्ट फतह किया था और तब से अब तक करीब 9000 लोग इस चोटी पर चढ़ चुके हैं, लेकिन 300 से ज्यादा ने जान भी गंवाई है। नेपाल सरकार का यह नया कानून सुरक्षा, जवाबदेही और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम है। अब एवरेस्ट की चढ़ाई और भी चुनौतीपूर्ण होगी, लेकिन शायद ज्यादा सुरक्षित और जिम्मेदार भी। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।